वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल रिएक्शन में इक्वेशंस पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट किया था वो टॉपिक आपका था कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने पहला टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुका है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हम लोग ये रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट इसमें आएगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो हमें इन सभी टॉपिक्स को सीक्वेंस वाइज देखना है। आप जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने कंप्लीट कर चुका है। आज जो होगा हमारा टॉपिक वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसका मतलब क्या होता है, उसके लिए हमें एक एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एक्टिविटी है, उसको समझते हैं। ओके, आपके पास एक बॉलिंग ट्यूब है और इस बॉलिंग ट्यूब को आपको ड्राई लेना है। इसका मतलब ये क्या है? ड्राई बॉलिंग ट्यूब। इस ड्राई बॉलिंग ट्यूब में आपको करना क्या है? आपको लगभग 2 ग्राम या फिर 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आपको इसमें क्या करना है? कलेक्ट करना है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है FeSO4, इसे हम फेरस सल्फेट कहते हैं। अब ये जो आपका फेरस सल्फेट आपने ड्राई बॉलिंग ट्यूब में लिया है, तो आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन में आपको 2 चीजें नोटिस करनी है। पहला, आपको कलर चेंज देखना है। मींस कलर को आपको 2 बार रीडिंग लेनी है। एक तो बिफोर और एक होता है आफ्टर। देखिए, आपके पास ये जो टेस्ट ट्यूब था और इस टेस्ट ट्यूब में आपने इस तरह से फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए थे और इन क्रिस्टल्स को आपने क्या किया? हीट प्रोवाइड किया। अब आपने इसको क्या कर दिया? हीटिंग कर दी इसकी। और हीटिंग करने के बाद अब जो आपके पास जो बॉइलिंग ट्यूब आएगा, इस बॉइलिंग ट्यूब में आपके पास जो फेरस सल्फेट रखा गया है क्रिस्टल्स, क्या इन क्रिस्टल्स का कलर में कोई चेंजेस आएगा? इनका कलर कैसा होगा? इसका मतलब यदि यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो आप जानते हैं कि जो आपका फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होंगे उसका कलर चेंज आपको अपीयरेंस दिखेगा। यहां पे मींस यहां पर जो आपका फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल्स का था उनका जो कलर होगा वो कलर आपको पहले फाइंड आउट करना है वो कौन सा होगा। ऐसे आपको कलर जब आपका चेंज हुआ तो वो चेंज कलर कौन सा होगा ये भी आपको देखना है। तो इस पूरे रिएक्शन में, इस पूरी एक्टिविटी में जो आपकी मेन रिएक्शन निकल के आती है वो मेन रिएक्शन आपकी क्या है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। और आप जानते हैं, हम जानते हैं, इसको एलैबोरेट करके कंक्लूजन हमें यहां से ये निकल के आता है कि जो आपका फेरस सल्फेट सॉल्यूशन होता है, मींस फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नेचर में हाइड्रेटेड सॉल्ट के रूप में पाए जाते हैं। .7H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टल अटैच फॉर्म में मिलते हैं। ओके, तो फेरस सल्फेट जो होगा डॉट हेप्टाहाइड्रेट इसको बोल सकते हैं। हेप्टा मीन्स हो गया 7 और हाइड्रेट मीन्स हो गया वाटर के मॉलिक्यूल। तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को जब हम हीटिंग करते हैं, इसकी मीन्स हीट, ये जो सिंबल होता है आपका ये हीट का सिंबल होता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है और बाकी जो आपका फेरस सल्फेट होता है वो क्या हो जाता है? Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है और इसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? फेरिक ऑक्साइड। एक्चुअली इसे आयरन 3 भी बोला जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आयरन के ब्रैकेट में 3 यह इंडिकेट करता है कि ये इसका क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका, ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका ये इंडिकेट करता है कि ये रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज हुआ है, जो कि आप रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो इतनी बात है आप यहाँ पे समझ चुके हैं इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कि आपने क्या किया? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट किया, उसके बाद आपने उसको क्या किया? उसको नोटिस किया तो पता चला आपको फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। रिएक्टेंट डिफरेंट था और प्रोडक्ट आपका थोड़ा डिफरेंट बन के आ गया। साथ में SO2 एज अ गैस फॉर्म में और SO3 इट इज ऑल्सो इन गैस फॉर्म। ये दोनों जो होंगे गैसेस के रूप में रिलीज हो जाएंगी बाहर। ओके, अब आप यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हैं जो फेरस सल्फेट था
बोला जाता है इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन। स्टार्टिंग में इसका कलर ग्रीन होता है, मीन्स बिफोर इट इज ग्रीन इन कलर, लेकिन आफ्टर हीटिंग आपको नोटिस करना है कि आफ्टर हीटिंग इसका कलर क्या चेंज हुआ। और अगर आफ्टर हीटिंग इसका कलर चेंज आता है तो इसका मतलब क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है और केमिकल चेंज यहाँ पे टेकिंग प्लेस हो रहा है। ओके, तो हमें समझ में आ गया जो फेरिक ऑक्साइड होता है उसका जो कलर होता है आपका वो होता है रेडिश ब्राउन। ओके, तो हमने यहाँ पे इस पूरी रिएक्शन में एक चीज तो सीखी है, वो कौन सी चीज है कि एक बड़ी स्पीशीज जब छोटी छोटी स्पीशीज में दो या दो से अधिक छोटी स्पीशीज में सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आयरन सल्फेट का लिखा हुआ है, तो फेरस सल्फेट जो होगा आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में। SO2 एंड SO3 जो होगा एज बाई प्रोडक्ट गैसेस के रूप में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ओके, नोट डाउन कीजिए। तो देखिए एक तो एग्जांपल आपका इस एक्टिविटी से समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं। देखिए होता क्या है कि एक रिएक्शन और है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन लेते हैं CaCO3। जब इसको हीट किया जाता है तो ये CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 गैस के रूप में रिलीज होता है। और यहाँ पे जो CO का फॉर्मेशन होता है, इस CO का नाम होता है क्विकलाइम। क्या बोला जाता है इसको, क्विकलाइम। और ये वही क्विकलाइम है जिसका इस्तेमाल हम सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, जिससे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपका क्विकलाइम है, ये क्विकलाइम आपका स्लैग लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जब ये स्लैग लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस स्लैग लाइम में आपको CaOH होल ट्वाइस, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, यहां से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान में रखें। यहां से क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकते हैं। देखिए, एक तो आपका CO2 पास कराने में क्या होगा, जब हम स्लैग लाइम में CO2 पास कराते हैं, एक्चुअली स्लैग लाइम को ही हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर बोला जाता है। ये जो है आपका क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसलिए इस पर ध्यान दें। देखिए होता क्या है, यहां से क्वेश्चन कैसा आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी पास CO2 थ्रू लाइम वाटर। अगर हमारे पास कहीं लाइम वाटर पड़ा है और इस लाइम वाटर में अगर हम CO2 पास करते हैं तो क्या होगा, तो ऐसे केस में आपका एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ओके, और इसके अलावा वाटर बाहर निकलता है। एक क्वेश्चन तो यहां से ये पूछ लिया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि क्या हो अगर हम इसी CaCO3 में और अधिक CO2 पास करा दें तो रिजल्ट क्या आएगा। तो यहां पर क्या है, आपका जो CaCO3 होगा CO2 के साथ दोबारा से मिक्स होगा, मींस वाटर तो पहले से प्रेजेंट था ही सॉल्यूशन में, तो ये क्या हो जाएगा, CaHCO3 होल ट्वाइस का क्या बना देगा, एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम बोलेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्योंकि हम जानते हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ था तो ये क्या था, इनसॉल्युबल था। लेकिन अब जैसे ही ये इसमें CO2 और पास कराया हमने, एक्सेस ऑफ CO2 पास कराया, तो इससे क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में था, अब वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कैसा प्रेसिपिटेट बन जाएगा, इट इज सॉल्युबल इन सॉल्यूशन, ये सॉल्युबल हो जाएगा सॉल्यूशन में। ओके, और इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि आपका CaCO3 होल ट्वाइस मीन्स जहां लाइम वाटर में आपका मिल्की अपीयरेंस ये देता था, क्या देता था, मिल्की अपीयरेंस, धुंधलापन। ओके, टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी जो होती है, टर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मिल्की अपीयरेंस हो, वो सॉल्यूशन आपका क्लियर सॉल्यूशन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो मिल्की अपीयरेंस शो करेगा, ट्रांसलूसेंट टाइप्स। ओके, तो ऐसे में क्या होगा कि उस मिल्की, हम यही जवाब देंगे कि व्हेन CO2 is passed through lime water, we notice here that the lime water gets converted into milky appearance, means lime water जो होता है वो lime water turns milky। लेकिन क्या हो, हम उसमें अगर एक्सेस ऑफ CO2 और पास कर दें तो इसकी वजह से जो आपका मिल्की अपीयरेंस था वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ओके, तो मिल्की अपीयरेंस जो हो जाएगा वो डिसअपियर हो जाएगा यहां आके वापस, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबलाइज्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट।
अब यहां से एक क्वेश्चन तो इस तरह से आता है, दूसरा क्वेश्चन यहां से कैसा आता है, पूछा जाता है आपका व्हाइट वॉशिंग के लिए। आप जानते हैं कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसे आपसे बोला गया एक सब्सटेंस एक्स है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक सब्सटेंस एक्स है और इस एक्स सब्सटेंस को का जो सॉल्यूशन है, दोबारा से समझिए, आपसे बोला जा रहा है एक्स सब्सटेंस है, इस एक्स सब्सटेंस का जो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा, उस सॉल्यूशन को हम व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्स व्हाइट वॉशिंग की बात कह रहे हैं तो हम जानते हैं व्हाइट वॉशिंग में आपका जो चमक क्रिएट करता है वो मीन्स, अगर हम इस वॉल पे व्हाइट वॉशिंग करना चाहें तो जो हम चूना पानी लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, CaOH होल ट्वाइस। और ये कब बनेगा, जब आप जानते हैं CaO में हम क्या ऐड कर दें, वाटर ऐड कर दें। क्या ये रिएक्शन वही वाली है, CaO में जब वाटर ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और यही आपका व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, एक ऐसा सब्सटेंस एक्स है जो व्हाइट वॉशिंग, जिसका सॉल्यूशन व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है ये किसका सॉल्यूशन है, एक्चुअली सॉल्यूशन है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे जो एक्स सब्सटेंस होगा आपका वो आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा पार्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया आपका एनसीईआरटी में, वो ये बोला गया है कि क्या हो यदि इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में हम क्या कर दे, रिएक्ट कर दे। तो आप जानते हैं कि व्हाइट वॉशिंग की जो आपकी लेयर होती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बन जाएगी। और इसके आगे की प्रोसेस में आपको बता चुका हूं कि 3-4 दिन के बाद क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, यही वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक लेयर बनाएगा, चमकती हुई लेयर, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर कहेंगे। और यही लेयर शाइनिंग करती है और शाइनिंग नेचर प्रोवाइड करता है वॉल को। ओके, तो यहां से इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, तो हमने अभी कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पढ़े, और यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है आपका क्विक लाइम, ये जो क्विक लाइम है आपका सीमेंट इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल में लाया जाता है इसको। ओके, तो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट कभी करना हो तो हम कैल्शियम ऑक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब इसके आगे का टॉपिक हम देखते हैं। अभी हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन जनरल क्या होती है। ओके, मीन्स जिस तरह से आपका कैल्शियम कार्बोनेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा था, इसी तरह से बाकी भी रिएक्शंस ऐसे ही होंगी जब हम बात करेंगे किसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। ओके, तो देखिए कैसे होगा। आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम रिएक्शन देख रहे थे तो उसमें आपका क्या था, हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बार रिलीज हो रहा था। और आप जानते हैं कि यहां पर जो CO3 है यह आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और जैसे इसको हीट किया गया तो दो सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या हो गया, टूट गया। तो हमें यहीं से समझ में आ गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब यही होता है कि जब एक बड़ी स्पीशीज छोटी छोटी स्पीशीज में टूटता है तो ऐसे में हम क्या कहते हैं उसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्चुअली डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है 3 तरीके से समझ सकते हैं। ओके, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला होता है वो आपका होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, जो दूसरी रिएक्शन होती है इसे हम कहते हैं फोटोलिसिस, और जो तीसरी रिएक्शन होती है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपके 3 प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। पहला होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिसिस। थर्मल का मतलब होता है यहाँ पे हीट, मीन्स यदि हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब होता है हीट। हीट प्रोवाइड करने पर, कोई वस्तु अगर हीट प्रोवाइड करने पर टूट जाती है A+B में, तो इस प्रकार से होने वाली रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ऐसे ही फोटोलिसिस क्या कहलाता है, फोटो का मतलब होता है मींस एनर्जी पैकेट्स, फोटोन वर्ड से ये वर्ड आया है फोटो, और ये एनर्जी पैकेट जो होती है आपकी कहां पर होती है, सनलाइट में। और सनलाइट का जो इंडिकेशन होता है, हर एक एनर्जी का जो फोटोन होता है वो h न्यू के बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं E = h न्यू। h का मतलब यहां प्लैंक्स कांस्टेंट से रिलेटेड है। ओके, और इसके अलावा यहां पे जो न्यू है ये आपका फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। जब आप +2 में जाएंगे तो आप केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी इसका एप्लीकेशन देखेंगे कई जगह पे। ओके, अभी के लिए आपको छोटा सा नॉलेज दिया जा रहा है कि जो सनलाइट की एनर्जी होती है वो फोटोन्स के रूप में होती है, छोटे छोटे पैकेट्स, क्वांटा बोलते हैं। अगर वो सनलाइट की एनर्जी है तो उसको एनर्जी के टर्म में यूज मीन्स
फोटोन्स के रूप में यूज किया जाता है, और एक फोटोन जो होता है h न्यू के बराबर होता है। इतनी बातें क्लियर। अगर किसी रिएक्शन में आपका इस तरह से सनलाइट की एनर्जी का यूज करने से ये दो हिस्सों में टूटे, तो याद रखिए इस प्रकार से होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी का फोटोलिसिस रिएक्शन कहलाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मीन्स विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। किससे? किसी एक सॉल्यूशन से, जिससे कि हमें वो दो पार्ट में निकल के आ जाए। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी एक बिगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ रहे हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। अगर हम सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसे फोटोलिसिस कहेंगे, और अगर हम करेंगे हीट का इस्तेमाल तो हम इसे क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो रिएक्शन है हमारी वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे समझा जा सकता है। आप जानते हैं रिएक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए। छोटा सा एग्जांपल है जो अभी तक पढ़ते हुए आए हो, इसी को दोबारा ले लेते हैं। पहला एग्जांपल CaCO3 हीट करेंगे तो ये CaO प्लस CO2 में रिलीज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने हीट का निशान रखा हुआ है, मीन्स हमें इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। मीन्स थोड़ी एनर्जी ये लेगा, यहां से कुछ एनर्जी लेगा, तभी जाके इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा और बाकी दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है, वो ये है कि यहां पर एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। क्या हुई है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है और एनर्जी यहां पे एब्जॉर्ब हुई है। और जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एनर्जी यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े सब्सटेंसेस को तोड़ने के लिए, उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए। तो ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूटेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और इसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो इट इज अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन एज वेल। जी हाँ, हम थर्मल डिकम्पोजिशन को एंडोथर्मिक रिएक्शन से भी क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही फोटोलिसिस, और तीसरा आपका क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी की सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगी। जी हाँ, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी, मींस एक बड़ा सब्सटेंस जो बिगर सब्सटेंस होगा वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में अगर टूटेगा तो इसका मतलब वहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी हमेशा क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना है कि ये कंसेप्ट कहना क्या चाह रहा है। ओके, तो आप समझ गए हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लेके हमने समझा, ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, इसे नोट डाउन कीजिए। दूसरा एग्जांपल है, जैसे लेड नाइट्रेट का एग्जांपल ले लेते हैं। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। PbO प्लस O2। बाकी अगर आपको बैलेंस करने को बोले जाए वाली रिएक्शन तो आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे क्वेश्चंस कैसा आता है आपका, ये पूछा जाता है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, तब जाके आपको उसको बैलेंस करना है। यदि किसी कहीं क्वेश्चन में आपको इक्वेशन पूछी गई हो बट उसको बैलेंस करने के ना बोला गया हो तो आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस करने से आपका फॉर्मूले में क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो हीट करने पर आपका लेड ऑक्साइड बाहर निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। मतलब एक बिगर सब्सटेंस था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो हीट के इफेक्ट की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे हमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिल रही है। तो ये इट्स ऑल अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेट्स मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब दूसरा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसे हम कहते हैं फोटोलिसिस। देखिए फोटोलिसिस होता है क्या, इसको समझते हैं अच्छे से। व्हाट इज फोटोलिसिस? फोटो मीन्स आपको बताया, फोटोन वर्ड से यूज आया, और फोटोन मीन्स सनलाइट की एनर्जी से, और सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो h न्यू के बराबर होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसको सिंपली h न्यू, या ऑब्लिक करके कहीं पे आपको सनलाइट लिखा हुआ नजर आएगा
तो इस रिएक्शन को आप समझ लीजिएगा फोटोलिसिस। सनलाइट की एनर्जी के वजह से लिसिस मीन्स टूटना, ब्रेकिंग, बॉन्ड का टूटना या उस पूरे कंपाउंड का छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना, इसे हम फोटोलिसिस कहते हैं। तो फोटोलिसिस में एक छोटा सा एग्जांपल पढ़ते हैं हम। जैसे आप जानते हैं, जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का आपने एग्जांपल सुना होगा, AgBr। इसको जब हम फोटोलिसिस में सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम इसको एक्सपोज करेंगे तो आप जानते हैं ये जो AgBr होगा दो छोटे हिस्सों में टूट जाएगा, ट्वाइस Ag प्लस Br2 में टूट जाएगा। ऐसे ही आपका सिल्वर क्लोराइड के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर सिल्वर क्लोराइड में सनलाइट ना लिखे HNu लिखा हो तो उसका मतलब भी वही है, सनलाइट है। और आप जानते हैं यहां से ट्वाइस Ag बाहर निकलेगा, Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी। इस पूरी रिएक्शन में आपने क्या देखा, इस पूरी रिएक्शन में आपका एक बिगर स्पीशीज छोटे स्पीशीज में टूट रहा है, एक बिगर स्पीशीज छोटे स्पीशीज में टूट रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि सनलाइट का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसको फोटोलिसिस प्रोसेस कहेंगे। याद रखिए जो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड है, यहां से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब ये बताइए ये क्वेश्चन कौन सा है जो यहां से पूछा जा सकता है, बताइए। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ये सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है फोटोग्राफी प्लेट में इस्तेमाल में लाया जाता है, फोटोग्राफी के लिए यूज में लाया जाता है। आपसे कई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी को अगर यूज करनी है हमें, तो हमें याद रखना कि क्या चीज जरूरी है, एज अ फिल्म हमें चाहिए सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड। तो यहां से ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कई बार। ओके, तो आपका फोटोलिसिस प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, जो तीसरा आपका टाइप का है। तीसरा टाइप को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि आपके तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स में से सबसे इंपोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। यह आपका इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आपके पास इस तरह से एक बीकर है, ओके, और इस बीकर में आपके पास क्या लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ओके, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से क्या है, कनेक्टेड है। जो इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसे हम कहेंगे एनोड, और जो इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे कैथोड। ओके, अब देखिए आप, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोड्स। और आपका इसमें क्या रखा गया है, इस पूरे सॉल्यूशन में, इस पूरे सॉल्यूशन में आपके पास रखा गया है वाटर। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी यहां पे हमने सप्लाई कर दी। फॉर एग्जांपल आपको 6 वोल्ट की यहां पे बैटरी लगाई गई है। जैसे ही आउटर सोर्स से कनेक्ट किया जाता है इस पूरे सेटअप को, इस सेटअप में अगर वाटर लिया जाता है तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर का जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो कैसे होता है, उसको हमें समझना है। ओके, देखिए यहां पर जो वाटर होगा वो 2 हिस्सों में टूटेगा। जाहिर सी बात है, वो 2 हिस्से कौन से हैं, आपका एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। क्योंकि हम जानते हैं वाटर इन 2 एटम्स से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी होगी, 1 होगी। आप जानते हैं जब भी कभी हाइड्रोजन टूटेगा वो H पॉजिटिव में टूटेगा, ऑक्सीजन जो टूटेगा वो किस में टूटेगा, 2 नेगेटिव में टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 नेगेटिव। तो आप जानते हैं यहां पर 2 प्रकार की रिएक्शन होगी। एक होगी आपकी एक एनोड पे होगी, मीन्स पहले हम देखते हैं एट कैथोड। ओके, देखिए एट कैथोड कौन सी रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। आप जानते हैं कैथोड में क्या होगा, कैथोड है आपका नेगेटिवली चार्ज, और वाटर जब 2 हिस्सों में टूटेगा, एक H पॉजिटिव और एक दूसरा O2 नेगेटिव में। आप जानते हैं कैथोड की ओर को कौन मूवमेंट शो करेगा, अपोजिट चार्ज, मीन्स पॉजिटिव पार्ट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पे जितने भी आपके H पॉजिटिव आयंस होंगे वो क्या करेंगे, कैथोड की ओर को मूव करना शुरू करेंगे। ओके, और बाकी जो आपके ऑक्सीजन के जितने भी आपके एटम्स होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड पॉजिटिव होने की वजह से ये मूव करेंगे अपने अपोजिट चार्ज की ओर को। इसका मतलब एनोड में ऑक्सीजन डिपोजिट होता जाएगा और कैथोड में आपका हाइड्रोजन डिपोजिट होता जाएगा। अब वो डिपोजिशन प्रोसेस हो कैसा रही है, कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रिलीज करेगा और कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, ये हमें देखना पड़ेगा, या ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। एक्चुअली हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है
कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। देखिए कैसे, आप जानते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे H पॉजिटिव के रूप में है, ओके, और हम जानते हैं यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, टोटल 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये नॉर्मल अपना हाइड्रोजन H2 के रूप में एग्जिस्ट करेगा। इतनी बातें क्लियर, तो मीन्स ये गैस के रूप में आपको मिलेगा यहाँ पे। कैथोड पे मीन्स कैथोड ये रहा, कैथोड पे आपको हाइड्रोजन जरूर मिलेगा, ओके। अब हम देखते हैं दूसरी रिएक्शन एट एनोड। देखिए एनोड की रिएक्शन क्या कहता है। एनोड की रिएक्शन में आप देख रहे हैं यहां पे जो आपका O2 नेगेटिव था, ये देखिए O2 नेगेटिव, हम जानते हैं क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है, तो ये क्या करेगा, खुद को स्टेबल होने के लिए ये बाकी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का मतलब ये हो गया, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और अपना ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मोनोएटॉमिक गैस के रूप में दिख रहा है, और आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो डायएटॉमिक रूप में एग्जिस्ट करता है। डायएटॉमिक मीन्स O2 मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे हमें 2 ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे। यदि यहाँ पे हमारा 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अधिकता थी, तो 2 ऑक्सीजन से कितने हो जाएंगे, 4। इसका मतलब हम कह सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। चाहे आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो इस रिएक्शन को आप और ट्वाइस O2 नेगेटिव माइनस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जब सॉल्यूशन में ऑक्सीजन इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, इस जगह पर अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा आपका हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन कब लेगा, हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन तभी लेगा जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और 4 इलेक्ट्रॉन की कमी तभी होगी जब आपके यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन। तो देखिए 4 हाइड्रोजन की कमी की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है तो 4 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी निकल के आ गई कैथोड पे, और यहाँ पे हमें समझ में आ गया है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी निकल के आ गई है कहां पे, एनोड पे। तो हम इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका। कंक्लूजन ये निकलता है कि आपका जो कैथोड है, ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है आपको इधर वाला कैथोड, यहां पे जो गैस मिलती है आपकी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान कैथोड में बनने वाली जो गैस होगी, ये गैस एनोड में बनने वाली गैस का 2 गुना होगा। द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड एट कैथोड विल बी डबल एज कंपेयर टू द गैस फॉर्म्ड एट एनोड। कैथोड पे बनने वाली जो गैस होगी वो डबल होगी एनोड पे बनने वाली गैस के कंपैरेटिवली। आप देख रहे हैं कैथोड में H2 बन तो रहा है, लेकिन कितने बन रहे हैं, H2 2। ओके, तो हम कह सकते हैं यह आपका कैथोड और यह आपका एनोड। आपसे बोला गया कैथोड पर हाइड्रोजन बन रहा था और एनोड पर ऑक्सीजन, लेकिन कैथोड में कितने हाइड्रोजन बने आपके, 2। इसका अंदर हम सिंपलेस्ट रेशियो 2:1 लिख सकते हैं। इसका रेशियो 2 के रेशियो में हाइड्रोजन होगा 1 की तुलना में। इसका मतलब यही है कि कैथोड जो है एनोड में बनने वाली जो गैस होगी उसका डबल जो गैस होगा वो कैथोड पे बनेगा। तो ये इस तरह से आप उस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, और इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी समझ सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी आपकी, ये प्रोसेस आपकी है किस चीज के लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए इस पूरी रिएक्शन को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया। देखिए इस पूरी रिएक्शन को पढ़ने के बाद एक एक्टिविटी देखते हैं, उसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। एक एक्टिविटी में बोला गया है आपके पास इस तरह से क्या है, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और बोला गया है इसमें लगभग 2 ग्राम आप बेरियम सल्फेट डाल दीजिए और साथ में 1 ग्राम आप इसमें अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दीजिए। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और इसको मिक्स कीजिए। तो आपसे बोला गया है आप इसमें 2 चीजें नोटिस कीजिए। पहला, आपको ऑब्जर्व करना है क्या इसमें कोई टेम्परेचर चेंज है, और दूसरा आपको क्या ऑब्जर्व करना है
क्या यहां पे आपका कोई कलर चेंज दिख रहा है? देखिए, समझते हैं इस पूरी एक्टिविटी को। आपके पास जिस तरह से 1 ग्राम NH4Cl जब 2 ग्राम बेरियम सल्फेट के साथ मिलेगा, तो आप जानते हैं यहां पे रिएक्शन कैसे होगी, NH4Cl प्लस बेरियम सल्फेट। आप जानते हैं यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका अमोनियम पॉजिटिव में टूटेगा, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। तो बताइए रिएक्शन क्या होनी चाहिए सॉरी, यहां पे आपका बनेगा अमोनियम सल्फेट NH4 प्लस बेरियम क्लोराइड। ओके, आपके पास ये रिएक्शन निकल के आ जाएगी। अब आपको क्या समझना है कि यहां पे आपको टेम्परेचर चेंज देखना है। इट मींस आपके पास जो ये टेस्ट ट्यूब था, इसके बॉटम में आप क्या करेंगे, आप इसको टच करने की कोशिश करेंगे, और जब इसको टच करेंगे तो आपको टेम्परेचर में कोई ना कोई चेंज मिलेगा। मींस यदि आपके पास इस वाले टेस्ट ट्यूब में पहले टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस के करीब था, तो रिएक्शन होने के बाद अब जो आपके पास ये टेस्ट ट्यूब मिलेगा, इस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन होगा उसका लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप नापेंगे। एक्चुअली ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है, और इसका जो कलर होगा वो भी चेंज होगा। पहले इसमें कोई कलर नहीं होगा, एक तरीके से पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों का दोनों सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट। लेकिन जब ये दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां पर आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है बेरियम क्लोराइड का, और ये डाउनवर्ड एरो ये इंडिकेट करता है कि ये क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाके क्या कर देगा, थोड़ा डिपोजिट हो जाएगा। और यही चीज क्या है, बेरियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है, बेरियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट। तो आप समझ गए हैं कि इस एक्टिविटी में हमें टेम्परेचर भी डिफरेंस भी दिखेगा, साथ साथ में हमें क्या दिखेगा, कलर चेंज भी दिख रहा है। यहां पर आपके पास 2 बड़ी स्पीशीज थी और 2 बड़ी स्पीशीज ही रही। इसका मतलब ये है कि यहां पर नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ है। और आपसे ये पूछा गया है अगर टेम्परेचर में चेंज आया है तो बताइए कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो आपको इसके बारे में समझना है कि एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें कि एनर्जी आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। ऐसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जहां पे आपकी एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो आप जानते हैं जितना भी आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो क्या शो करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में ही आपका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, यहां पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है। आज के लिए इतना ही टॉपिक रखते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर कोई आपका क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आपके बाकी टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड। थैंक यू।